हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करवाया था और आप लोगों को उसकी बैलेंस शीट होमवर्क दी थी। याद है क्या सभी को? इफ़ यू रिमेंबर जस्ट गिव अ थम्स अप। याद है ना? आप लोगों को बैलेंस शीट नहीं, होमवर्क नहीं दिया था। होमवर्क नहीं दिया था, मैंने बोला था बैलेंस शीट आज करवाऊंगा। मैंने बोला था बैलेंस शीट आज करवाऊंगा। लास्ट क्लास में कुछ भी होमवर्क नहीं दिया हुआ था, ठीक है? आज मिलेगा होमवर्क शायद। चलो देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हम पहले प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व कर लेंगे। 9 में बैलेंस शीट कैसे बनाते वो मैं सिखा दूंगा आपको। 8 की बैलेंस शीट फिर आप खुद से बनाना, चलेगा? 9 में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं अभी हम उस पर बात कर लेंगे, 9 को सॉल्व करते हुए। और फिर 8 की बैलेंस शीट आप खुद बनाना। तो प्रॉब्लम नंबर 8 के बाद पेज छोड़ देना, आधे से एक पेज छोड़ देना, एक पेज छोड़ दो। बैलेंस शीट के लिए कम से कम एक पेज लग जाएगा आपको, ठीक है? तो शुरू करें प्रॉब्लम नंबर 9। किसी ने सर बोला बीच में, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, प्रॉब्लम नंबर 9। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ऑस्कर इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। नॉर्मल बैलेंस शीट जैसी रहती है वैसी दिया हुआ है। इक्विटी शेयर होल्डर्स दिए हुए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए हुए। बट हाँ, यहाँ एक चीज़ हमारा जो ध्यान आकर्षित कर लेना चाहिए आप लोगों का, वो ये है कि इफ़ यू लुक इट इनटू दिस, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स है 2.5 लाख के। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के? 2.5 लाख, यानी 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इच, लेस फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर अनपेड है। इस पर ध्यान गया? 20 पर शेयर अनपेड है। मैं बताऊँ उसके पहले आप बता सकते हो क्या नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे जो अनपेड है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे जो अनपेड है? आप बता सकते हो? सोच समझ के जवाब देना। नंबर ऑफ शेयर्स अनपेड कितने हैं? एक बच्चे का जवाब आ गया है जो सही भी है, मैं बोलूंगा नहीं वो जवाब क्या है। एक का ही जवाब आया है, बाकी एक ही बच्चे ने दिमाग लगाया। अदर्स कम ऑन। बहुत बढ़िया, चलो अब आ रहे जवाब। अब आ रहे जवाब। गुड अल्फिया, गुड पीयूष। और यस अदर्स। आपको नहीं लगता कि टोटल 2,000 रुपये का डिफॉल्ट है जब 20 रुपये का डिफॉल्ट होता है? जब 20 रुपये का कॉल होता है तो 2,000 रुपये का डिफॉल्ट है ना? 20 रुपये के कॉल पे 2,000 रुपये का डिफॉल्ट है। अब दिमाग लगा, तो शेयर्स कितने होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अमाउंट ऑफ कॉल किया तो टोटल डिफॉल्ट आएगा। तो टोटल डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉल कर लिया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल किया तो अमाउंट आता है। अब तेरे को अमाउंट पता है, तेरे को कॉल पता है, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता है क्या? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉल। समझाया तो थम्स अप दे दे। यानी वाले केस में हो जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 100 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स का डिफॉल्ट है। अब एक बेसिक रूल क्या बोलता है? जिस शेयर्स पे डिफॉल्ट है, जिस शेयर्स पे डिफॉल्ट है, क्या हम वो रीपे करेंगे क्या? मतलब मेरे को तेरे से पैसे लेने बाकी है, तूने अब तक दिए नहीं, तो क्या ये शेयर्स पे रीपेमेंट होगा कि फॉरफिट होंगे? ये जो 100 शेयर्स है, वेदर दे विल बी रिपेड और फॉरफिटेड? क्या लगता है आपको? 2 शेयर्स विल बी रिपेड और फॉरफिटेड? कमान हरिया, फटाफट जवाब दे। नो, बोथ नो। दे विल बी फॉरफिटेड, दे विल नॉट बी रीपेड। रूल सिंपल है। इफ देयर इज इन डिफॉल्ट इन, यू रिपे ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स। रूल सिंपल है, यू विल रिपे, कंपनी कैन रिपे ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स। इफ दे आर पार्टली पेड अप तो उसको फुल्ली पेड अप कर और फिर रिपे कर। इफ दे आर पार्टली पेड अप तो उसको फुल्ली पेड अप कर और फिर रिपे कर। हम पढ़ेंगे आगे, एक चीज, एक क्वेश्चन एक बार और आएगा। तो इट के नॉट बी रीपेड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। तो इसने 20 रुपये देने चाहिए, उसके बाद हम इसके शेयर्स रिपे कर पाएंगे। उसके बाद ही हम उसके शेयर्स रिपे कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी लॉ में लिखा है रिपेमेंट विल बी डन फॉर फुल्ली पेड अप शेयर। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो। बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दो। तो यहाँ पे ये फॉरफिट हो सकते हैं या उसको फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मैं उसका रिपेमेंट कर सकता हूँ। उसको मतलब शेयर होल्डर को 20 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। पीयूष क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस एक बार चेक कर लेना। वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस। जस्ट कीप इन माइंड while passing the entries की जरूरत पड़ेगी। On 30th June 2011, the board of directors decided to redeem the preference shares at a premium of 10%। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिपे करेंगे। आपको समझ में आ गया है? प्रेफरेंस शेयर 2,500 रुपये नहीं होंगे, 2,400 रुपये होंगे। और उसके लिए भी हम 10% प्रीमियम देंगे, तो 100 के बदले में 110। एंड सेल द इन्वेस्टमेंट एट अ प्राइस ऑफ 40,000। मार्केट में था इन्वेस्टमेंट 50 का है, 50 का इन्वेस्टमेंट हमने 40 में बेच दिया, 10 का लॉस है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू हैव, देख वर्ड्स पे ध्यान देना,
They also decided to have sufficient number of equity shares of 10 each issued at a premium of 1 per share. इसमें जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है sufficient number of shares, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू किया वो दिया हुआ नहीं है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. हमने किया है लास्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चंस में इसको करके देखा भी है. बट रिक्वायर्ड आफ्टर यूटिलाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लीविंग अ बैलेंस ऑफ 50,000. मतलब तूने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वापर ले, 1,50,000 का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वापर ले, बट उसके अंदर में 50,000 का पी एंड एल में बैलेंस होना चाहिए. प्रीमियम और रिडम्पशन रिक्वायर्ड टू सेट ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो प्रीमियम वो तो नहीं भी बोला रहता तो एज पर सेक्शन 52 हमने ये किया ही रहता ना कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो है उसका बैलेंस विल बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द प्रीमियम का लॉस. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द रिडम्पशन मेड बाय द कंपनी. मेरा सवाल आप लोगों से सिंपल है, सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था. कैन एनीवन ऑफ यू हेल्प मी विद दैट फॉर्मूला? सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए वी हैव मेड अ फॉर्मूला. याद है क्या आपको? क्या फॉर्मूला था वो? हमारा CRR का फॉर्मूला था रिडीमेबल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू. रिडीमेबल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू इज इक्वल टू CRR. अब यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिडीमेबल वैल्यू माइनस CRR इज इक्वल टू फ्रेश इशू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पीयूष. रिडीमेबल वैल्यू माइनस CRR इज इक्वल टू फ्रेश इशू. वुड यू लाइक टू ट्राई एक बार सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की कोशिश करोगे? बता दो ना से. आप वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते. सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम. क्योंकि 2,500 के 2,500 शेयर्स रीपे नहीं हो रहे, 100 पे डिफॉल्ट है तो वो रीपे नहीं होगा, अल्टीमेटली 2,400 का रीपेमेंट होगा. तो हमको वैल्यूअर को ये वर्किंग नोट देना पड़ेगा ना कि हमने 2,400 का ही रीपेमेंट करना है. क्या ये वैल्यूअर को वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? 2,400 वाली देनी पड़ेगी ना. तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनेंगी आपकी 2,400 वाली. एक मिनट. तो आइएगा, सबसे पहला वर्किंग नोट क्या लिख देंगे हम? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ CRR में. कैलकुलेशन ऑफ CRR, पहले CRR निकाल ले. ठीक है, CRR कितना रहेगा मेरे को बताओ. प्रॉफिट हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हो, जैसा वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने देखा. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम जो आपने वर्बली बता दिया था मेरे को. टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अभी हमारे पास में 2,500 है, जिसमें से अनपेड शेयर्स जो है लेस कर देंगे. अनपेड शेयर्स 100. सर ये 100 कहाँ से लाया आपने? 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10. वाई 1? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ये, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली. आपने या तो आप सीधा सीधा 2000 डिवाइडेड बाई 20 भी कर सकते हो, या आप ये कर सकते थे. 2000 का डिफ़ॉल्ट है, 2000 का डिफ़ॉल्ट है. शेयर्स कितने? वो 20 रुपये का डिफ़ॉल्ट एक शेयर पे करता है. 20 रुपये का डिफ़ॉल्ट वो एक शेयर पे करता है. तो 2000 शेयर पे कितने रुपए का डिफ़ॉल्ट किया है? समझा है क्या? 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20 वो लिखा हूँ मैंने. 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20. समझा है तो थम्स अप दे दे. आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे 2000 डिवाइडेड बाई 20 फॉर्मूले. ये फार्मूला हो गया और ये लॉजिक बेस्ड हो गया. ठीक है, 100 शेयर्स पर डिफ़ॉल्ट है तो ये हमारा कितना आ गया? 2400 शेयर्स विल बी रीपेड. 2400 शेयर्स विल बी रीपेड, बट रीपेमेंट ऑफ शेयर्स मिल गया. CRR में यानी CRR का मतलब क्या होने वाला है हमारा? अल्टीमेटली CRR मीन्स द अमाउंट अवेलेबल फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस ना. CRR का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस हमारे पास में अवेलेबल है. मेरे को बता, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस अवेलेबल है निकालना पड़ेगा ना. कितना बैलेंस अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस में? 1,50,000 का बैलेंस अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस में. बोल हाँ या ना. 1,50,000 का बैलेंस अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस में. बोल यस और नो. अब ये जो 1,50,000 का बैलेंस है उसमें से साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 50,000 सेट असाइड करना है. रिक्वायर्ड टू लीव अ बैलेंस ऑफ 50,000. बोल हाँ या ना. 50,000 का बैलेंस हमको अलग करना है, हाँ या ना में जवाब दे. थम्स अप दे, समझाए तो थम्स अप दे. 50,000 का बैलेंस हमको अलग करना है. तो कैसे करोगे आप? कैसे करोगे मेरे को निकाल के बताओ. CRR का बैलेंस कैन यू कैलकुलेट? कैलकुलेशन ऑफ CRR रफ में कैलकुलेट करके बता दो कितना आएगा. CRR का एक जन ने जवाब दिया 1,00,000. वो गलत है. जो भी दिया है जवाब वहाँ पे कैलसी पे वो 1,00,000 नहीं है, वो कुछ और है. मैं नंबर नहीं बोलना चाहता हूँ बट वो गलत है. एनीवन एल्स? CRR हम कितना बना सकते हैं? पूरा खेल इस क्वेश्चन में वो CRR का ही है. वो अगर आपने बराबर बता दिया तो फिर तो इजी बन जाता वो क्वेश्चन.
लास्ट 45 सेकेंड्स, कम ऑन फास्ट। आप ये वाली लाइन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, दो जन ने सेम गलती की। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, मिलेगा जवाब। दो बच्चा सेम गलती कर दिया है। 1,40,000 आंसर गलत है, चलो बोल दिया मैंने, 1,40,000 आंसर गलत है। सुन क्वेश्चन वापस पढ़। On 30th June, the board of directors decided to redeem preference shares at a premium of 10% and sell the investment in the market for 40,000। ठीक है, अब मेरे को बता, तेरी इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, तूने अगर उसको 40,000 में बेचा तो डोंट यू थिंक देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10,000? समझाया तो थम्स अप दे। देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10,000, बोल हाँ या ना। तो अगर ये 10,000 का लॉस में एडजस्ट करूंगा तो पीएनएल में बैलेंस 1.5 लाख का था, 1.5 लाख में से 10,000 का लॉस एडजस्ट हो गया, बैलेंस बच गया 1,40,000। 1.5 लाख में से 10,000 का लॉस एडजस्ट हो गया तो बैलेंस बच गया 1,40,000। समझा है तो फटाफट थम्स अप दे। बैलेंस बच गया 1,40,000 का, हाँ या ना। अब ये जो 1,40,000 का बैलेंस है, उसमें भी एक लाइन क्या वापरी है कंपनी, इसमें क्वेश्चन के अंदर में, दैट इट इज रिक्वायर्ड आफ्टर दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इशू सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, ये मैटर अलग है। रिक्वायर्ड आफ्टर यूटिलाइजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड लीविंग अ बैलेंस ऑफ 50,000 ना। तो देखा जाए तो तेरे पास 1,40,000 का बैलेंस है, बट इसमें से 50,000 का बैलेंस आपको पीएनएल में कंटिन्यू करना है। तो आपको नहीं लगता सीआरआर के लिए यू कैन यूज ओनली 90,000? सीआरआर के लिए यू कैन यूज ओनली 90,000। समझा है तो अभी थम्स अप दे, समझा है तो अभी थम्स अप दे। सीआरआर के लिए वी कैन यूज ओनली 90,000 का बैलेंस, सीआरआर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 90,000 का बैलेंस यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ू यहां से, आगे बढ़ू यहां से। अरे नालायक अरे गजब करते हो तुमने। अच्छा, एक ये जो 1,40,000 का आंसर दे रहे थे ना, उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने क्या किया, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट है। उसमें उसमें क्या किया, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जोड़ दी, नहीं कितने की इन्वेस्टमेंट, सॉरी 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट सेल है उसका कैश जोड़ दिया। 40,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट सेल है उसका कैश जोड़ दिया और माइनस कर दिया 50,000 जो सेट असाइड है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब भी हम कैश सेल करते हैं तो क्या कैश जो मिला वो प्रॉफिट रहता है क्या? जो केस मिला वो प्रॉफिट रहता है कि जो इन्वेस्टमेंट माइनस जो केस मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है? गलती समझी क्या? ये करोगे तो 1,40,000 आता है, जो कि गलत है भाई। कैश प्रॉफिट में ऐड नहीं होता ना, कैश अकाउंट अलग हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग हो, दोनों अलग अलग हो, मिक्स मत कर। 1,40,000 वाले ने तो ये गलती की थी, दूसरा जो 1,40,000 वाला था उसने भी सेम किया था। एक बार हाँ या ना लिख दे। दूसरा जो 1,40,000 वाला था उसने भी सेम यही किया था क्या? अरे गजब करते हो तुम, गजब करते हो। गलती समझी ना, गलती समझी ना। प्रॉफिट इज डिफरेंट अकाउंट, कैश इज डिफरेंट अकाउंट, डोंट मर्ज इट, डोंट मर्ज इट। ठीक है, अरे सेंस भी नहीं है इन्हें, साला दोनों एसेट रहे, एक बार का मर्ज कर दे तो मैं मान जस्टिफाई भी करूँ, एक एसेट है एक लाइबिलिटी है, कैसा कर ले। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो, इसको लिख दे, ये जो ये वाला जो कैलकुलेशन हमने लिखा है इसको प्रॉपर वर्किंग नोट में लिख दे वैल्यूअर को देने के लिए। कैसा हो जाएगा तेरा अवेलेबल बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस 1,50,000, उसमें से लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 10,000, 50,000 माइनस 40,000, लेस सेट असाइड 50,000, द बैलेंस अवेलेबल फॉर सीआरआर विल बी 90,000। तेरे पास में रिडीमेबल वैल्यू आ गई, तेरे पास में सीआरआर का बैलेंस आ गया। कहना है कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स नाउ, कैलकुलेट कर सकते हैं ना फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फॉर्मूला क्या रहता है, रिडीमेबल वैल्यू लेस सीआरआर, इससे आपको मिल जाएगा फ्रेश इश्यू। तो रिडीमेबल वैल्यू विल बी प्रेफरेंस शेयर्स, जो आपका अभी आपने निकाला 2,400 इंटू 100, ये फेस वैल्यू पे रहता है 2,40,000 माइनस सीआरआर 90,000, तो आपका वर्किंग नोट से सीआरआर लाया तो फ्रेश इशू कितना आ गया 1,50,000, और 1,50,000 पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस, दे आर इशूड एट 11 रुपीज़ पर शेयर, तो डिवाइड बाय 10 होगा, 1,00,000
50,000 डिवाइडेड बाई 10, 15,000 शेयर्स हम इशू करेंगे। अब आपको नहीं लगता है क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो गया? अब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो गया। समझाया तो थम्स अप दे, समझाया तो थम्स अप दे। शाल भी अब ये कल के जैसा हो गया ना पूरा क्वेश्चन, जहाँ पे आपको रिडीमेबल वैल्यू भी पता है, फ्रेश इशू भी पता है और सीआरआर भी पता है। एंट्री पास करोगे एक बार मेरी मदद के बगैर कि कर दूं एंट्री पास? वुड यू लाइक टू पास द एंट्री विदाउट माई हेल्प? करोगे कि कर दूं? चलो ट्राई करो, पहले ये लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले ये वर्किंग नोट बना लो, क्योंकि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितने का था, क्या था, वो देखना पड़ेगा ना। कमान हरी अप फास्ट, लिख के हो जाए तो चैट में डन लिखना। ट्राई करोगे एक बार चैट में मी लिख दो, दोज वुड लाइक टू ट्राई एक बार खुद से चैट में मी लिखो। हमारा तरीका सिंपल होता है, शुरुआत में मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आप मेरे साथ सॉल्व करते हो और आखिरी आखिरी में आते आते आप खुद से भी सॉल्व करने की आदत डालोगे। हम ये कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं थोड़ी आऊँगा वहाँ। चलो चलो, फटाफट इसके वर्किंग नोट बना लो, फिर हम सॉल्व करते हैं। हो गया है क्या? लिख के हो गया है तो क्वेश्चन दिखा दूँ? वर्किंग नोट्स बना लियो? अरे हाँ ना कछु तो बोलो रे, तुम तो बड़ी ढीठ हो रे, जवाब ही नहीं देते तुम, हट बेकार। नाराज कर रहे हो मेरे को। चलो, 40,000 में इन्वेस्टमेंट बेचा जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, तो थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि लिख लेना, ठीक है? ये जो इन्वेस्टमेंट बेचा है, देख सबसे पहले क्या करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, सीआरआर, ड्यू, पे, ट्रांसफर। क्लियर है? हाँ या ना? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट के अलावा तेरे को क्वेश्चन में से अभी कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि रिजर्व विजर्व भी यहीं लिखे हुए हैं तेरे पास में। करेगा सॉल्व? कर कर, वर्किंग नोट तेरे कॉपी में लिखे हुए हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। शुरू हो जाए, रेडी स्टडी गो कर ले एकदम। हो जाए तो चैट में डन लिखना।
हो गया, एक जन ने लिखा है डन करके, एक का हुआ है, बाकी अदर्स। टाइम चाहिए तो बोल दो कितना टाइम चाहिए, ताकि मैं उतना देर रुक के आपको दे सकूं, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ फिर। सॉल्व भी कर रहे हैं ना सभी, डब डब मी लिखा था आपने सबने, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो, होता है होता है होता है। हाँ पीयूष, कोई डाउट है तो पूछ। फॉरफिचर की एंट्री पूछा नहीं है उसने, पर होगा है ना, इसमें क्या बोला हुआ, यू आर रिक्वायर्ड टू पास, यहाँ कहीं भी फॉरफिट कर रहे हैं ऐसा बोला नहीं है। मैंने समझाते वक्त बोला था कंपनी हैज द ऑप्शन टू फॉरफिट, जरूरी नहीं है दे गो विद इट, बट कंपनी रीपे नहीं कर सकती बिकॉज इट हैज टू बी फुल्ली पेड अप। कंपनी वांट्स टू रीपे, इट हैज टू बी फुल्ली पेड अप, समझा क्या? ठीक है। और समय चाहिए, कर दूं सॉल्व, अदर्स करते सॉल्व। सबसे पहले काय की एंट्री पास करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा बच्चा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 40,000, क्योंकि 40,000 में बेचा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000, तो 50 की 40 में बिकी तो 10 का लॉस हो गया, लॉस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एक बार इन्वेस्टमेंट सेल हो गई, अब इशू ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं? 15,000 इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 है बट इशू प्राइस 11 है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 15,000 इंटू 11। तुरंत इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 11 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 इंटू 1, ठीक है। इशू हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इक्विटी शेयर्स इशू हो गए। अब सीआरआर करना है, सीआरआर भी 90,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 90,000, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इनटू वर्किंग नोट नंबर 1। उसके बाद में क्या हो जाएगा फाइनल, अभी रिडम्पशन ड्यू ऑन ड्यू पे ट्रांसफर, ड्यू करेंगे कितने शेयर्स का? 2,400, और उनको भी रीपे करते वक्त वी आर पेइंग 10% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर? परसेंटेज दिया हुआ नहीं है तो जस्ट राइट डैश डैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400 इंटू 100 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 2,400 इंटू 110, एंड द डिफरेंस विल गो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2,400 इंटू 10 पे कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000, वो 2,64,000, एंड द बैलेंस इन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 24,000 रुपये का बैलेंस है, बट सर सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 15,000 का बैलेंस है, नहीं। हाँ आई अग्री, सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 का बैलेंस है, बट डोंट यू थिंक और 15,000 यहाँ क्रिएट हो गए तो टोटल 30,000 का बैलेंस है। तो क्या हम ये 24,000 उस 30,000 में डाल सकते हैं? बोल हाँ या ना? क्या इस 24,000 को हम 30,000 में डाल सकते हैं? ऑफकोर्स वी कैन डू दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट एंट्री, द बैलेंस ऑफ प्रीमियम विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडम्पशन 24,000 बॉडी में गया है तो थम्स अप दे दे। कितने लोग कर पाए थे इसको? रेज योर हैंड। दो लोग। सुचित हुआ था नहीं हुआ था? जम गया होगा, मेरे को नहीं लगता दिखते को दिक्कत गई होंगी, क्योंकि सीबीएसई में भी तो था ना ये। चलो सभी ने किया। अब मैं नए टॉपिक की तरफ चलूँ, नए टॉपिक की तरफ चलूँ। कैलसी पे बैलेंस, कैलसी पे अकाउंट बनाते कितने लोगों को आता है? रेज योर हैंड। जो मेरे से फाउंडेशन में पढ़े उनको तो मैंने सिखाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा ऐसा कोई है क्या? पीयूष जमता है क्या कैलसी पे अकाउंट बनाना, याद है क्या? नहीं पढ़ा, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब जब सीए इंटर में आ गए अब हम, ठीक है, अकाउंट बनाना है तो हम कैलसी पे अकाउंट बना सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट ऑन कैलकुलेटर। एक मिनट, मेरे को कुछ चीज़ें नोट डाउन।
कैलसी पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, आ जाओ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। हाउ टू प्रिपेयर अकाउंट ऑन कैलकुलेटर, उस पर हम चर्चा करते हैं। जिन्होंने मुझसे फाउंडेशन पढ़ा उनको शायद पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम डिस्कस करते हैं, 2 मिनट लिखना नहीं, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुंडी मुंडी झटके स्ट्रेट बैठे। तो कैलकुलेटर पे हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंट ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। अकाउंट को 2 बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। लेट्स टेक एन एक अकाउंट ले लेते हैं, जैसा एक्स अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। ये ले ले, एक्स अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट बन गया तेरा, एग्जाम्पल के लिए दिस इज एक्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेबिट में आ गया, डेबिट में कुछ बैलेंसेस लिखे हुए तेरे 20,000, 30,000, 15,000। क्रेडिट में लिखा हुआ है 12,000, 4,000, ऐसे कुछ बैलेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। होंगे, अब इसके डिटेल क्या क्या है उसके हमको मतलब नहीं है। वैसे भी अकाउंट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम रहता है अमाउंट, तो अमाउंट कॉलम हमारे पास में भरी हुई है। तो ये मिस्टर एक्स का अकाउंट है, मिस्टर एक्स का अकाउंट है। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो आप लोग कैसे करते हो, आप लोग कैसे करते हो, कहाँ गया कैलकुलेटर। आप लोग क्या करोगे, आप व्हाट यू गोना डू इज यू गोना राइट इट लाइक 20,000। आप लोग कैलसी पे लिखते हो, कैसा लिखोगे, 20,000, है ना। यहाँ ध्यान दे, ऐसा, हाँ ये सही है। 20,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 कितना आता है, ये 65,000। कई बच्चों का आदत होती है यहाँ लाकर वो 65,000 लिखेंगे भी, कई बच्चे शायद नहीं भी लिखेंगे, जैसा भी आपकी इच्छा शक्ति प्लस मन की एकाग्रता। तो आप लोगों ने यहाँ पर 65,000 अगर लिख दिया, यहाँ पे 65,000, ये एक तरीका हो गया। और फिर उसमें से क्या करोगे, ये 2 फिगर्स माइनस कर दोगे, यानी -12,000 -4,000, कितना आ गया तेरा आंसर, 49,000। और ये 49,000 का बैलेंस यहाँ लाकर लिख दोगे, क्या 49,000 का बैलेंस आप यहाँ लाकर लिख दोगे। बट ये तो आम जिंदगी हो गई, ये सीखना है तो यहाँ IHQ, ये सीखना है तो हम यहाँ IHQ, ये थोड़ी सिखाना है मैंने, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका हो गया, ये तो सभी को आता होगा कैलसी को बैलेंस करना इस तरीके से। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। चला जा, ध्यान दे, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। कैलसी पे यदि आपको अकाउंट बनाना है, कैलसी पे यदि आपको अकाउंट बनाना है तो सिंपल है, यू विल हैव टू यूज मेमोरी फंक्शन। मेमोरी फंक्शन यूज़ करते आता है तो एक बार थम्स अप दे दो, मेमोरी फंक्शन यूज़ करते आता है तो एक बार थम्स अप दे दो। नहीं आता है तो हम उस पर अलग चर्चा कर सकते हैं, बट एवरीवन नो हाउ टू यूज़ मेमोरी फंक्शन। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, बेटा मेमोरी फंक्शन यूज़ करने का वीडियो मैं अलग बनाकर डाल दूंगा बाद में, अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख देना कि सर मेमोरी फंक्शन भी यूज़ करना सिखा दो, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा। बट अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं यहाँ पे कैलसी पे अकाउंट बनाने के लिए। जैसा कि मैं बात कर रहा था, अकाउंट को 2 साइड होते हैं, ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। सिंपल, इसको हम साइड को नाम दे देंगे, हम फंक्शन दे देंगे। डेबिट साइड अल्टीमेटली प्लस होता है। आपने अभी जब ये बैलेंस निकाला 49,000, तो आपने क्या किया, इसको प्लस करके इसको माइनस किया, 20 प्लस 30 प्लस 15 -12 -4 किया तो 49,000 आया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू से, डेबिट साइड हमारा m प्लस है, क्रेडिट साइड हमारा m माइनस है। यू कैन गिव इट अदर वे अराउंड एज वेल, आप चाहो तो उल्टा भी दे सकते हो, बट अब मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं यही रूल के साथ चलूंगा। डेबिट साइड को हम m प्लस देंगे, क्रेडिट साइड को हम m माइनस देंगे। डेबिट साइड विल गोइंग टू से इट एज m प्लस, क्रेडिट साइड विल गोइंग टू से इट एज m माइनस। अब आपको कैलसी पे अकाउंट बनाना है, कैलसी पे अकाउंट बनाना है, क्योंकि अभी तो ये एक जगह दिख रहा है इसलिए आपके लिए दिक्कत नहीं जा रही, बट जब हम जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन से अकाउंट बनाएंगे और उससे बैलेंस शीट बनाएंगे तो दिक्कत जाएगा। जो हम रिडम्पशन के जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, रिडम्पशन के बाद में एंट्री पास कर ली हमने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, और बाद में अब हमको बैलेंस शीट बनाना है ना। तो अब ये जो बैलेंस शीट बनाते वक्त हमको अकाउंट लिखना है, तो पगले जैसा एक एक अकाउंट बनाओगे क्या, क्योंकि हमारी प्रोसीजर क्या रहती है, अगर बचपन में याद होगा तो पहले जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। अभी हमारे पास जर्नल है, हमारे पास में जर्नल है, तो क्या अभी इतने पूरे लेजर बनो, इतना पूरा ट्रायल बैलेंस बनो और फिर बैलेंस शीट बनाओ, परवड़ेगा क्या, कि हम जर्नल से फाइनल अकाउंट डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, हम ये स्किप करना चाहते हैं ना। तो अल्टीमेटली जर्नल की मदद से मेरे को फाइनल अकाउंट का बैलेंस मिलना चाहिए ना, जर्नल की मदद से हमको फाइनल अकाउंट का बैलेंस मिलना चाहिए, समझाए तो थम्स अप दे। क्या जर्नल की मदद से फाइनल अकाउंट का बैलेंस मिलना चाहिए, हाँ या ना। तो ये बनाते आना चाहिए कैलसी पे, डायरेक्ट मिलते हैं नंबर, इंटर पे टेंशन मतलब, आपको लगेगा सर डायरेक्ट बना, वर्किंग नोट नहीं बना और इंटर वाले नंबर काट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, देते हुए नंबर उनको भी समझते हो तुमने कैलसी पे बनाया करके, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान देना कैसे करेंगे। सिंपल, मैंने आपको क्या बोला, डेबिट साइड को हम m प्लस बोलेंगे, क्रेडिट साइड को हम m माइनस बोलेंगे। स्टार्ट डूइंग विथ मी, स्टार्ट डूइंग विथ मी। जैसा कैलसी पे लिखा हुआ है, कैलसी पे लिखा हुआ है 20,000, ले कैलसी पे लिख फटाफट 20, यानी पहला फिगर है तेरा 20,000, ले 20,000, ये डेबिट बैलेंस है ना,
बच्चा जवाब दे, ये जो 20,000 ये डेबिट बैलेंस है, बोल हाँ या ना। तो 20,000 डेबिट लिख कैलसी पे पटाख से, डेबिट डेबिट यानी क्या हो जाएगा तेरा, डेबिट यानी एम प्लस, 20,000 डेबिट एम प्लस, ठीक है। उसके बाद में 30,000 डेबिट है, 30,000 डेबिट एम प्लस करते जा, ये मेमोरी में जा रहा है, जैसे जैसे तू एम प्लस दबाता है एक एम लिख के आ जाता है, कैलसी के ऊपर में एम लिख के आता है, दैट इज मेमोरी में कुछ है। 15,000 एम प्लस, आपने डेबिट साइड को एम प्लस कर दिया, सारे फिगर्स डेबिट के एम प्लस कर लिए। अब ये जो क्रेडिट है एम माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, 12,000 एम माइनस, 4,000 एम माइनस, ठीक है। हम जब भी अकाउंट बनाएंगे वी आर गोइंग टू डू दिस, प्लस माइनस नहीं करेंगे, एम प्लस एम माइनस करेंगे। मेमोरी रिकॉल करो, आया क्या 49,000, डिड वी गॉट द बैलेंस 49,000। बॉडी में क्या आया तो थम्सअप दे दे, बॉडी में क्या आया तो थम्सअप दे दे। कैलसी पे अकाउंट बनाना क्लियर है, इसका फायदा समझाता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसका फायदा भी समझाऊंगा कि कैसा। स्टैंडर्ड 12th में जिन बच्चों ने सीबीएसई में सॉल्व किया था उनको बहुत दिक्कत जाती थी, वो कनेक्ट कर रहे होंगे जल्दी, हालांकि बहुत लंबा लग जाता था, बहुत टाइम लगता था उसके लिए, प्लस माइनस करना पड़ता था। अभी नहीं, अभी कैलसी है अपने पास में। एक और अकाउंट देख लेते, एक और अकाउंट देख लेते, वाई अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है आपका, एक और बगल में हमने बनाया वाई अकाउंट, ठीक है, ज़रा ध्यान देना। 45,000, 13,000, 8,000, यहाँ लिख दिया हमने में 9,000, 5,500, ठीक है, ये ऐसा कुछ लिखे हुए फिगर्स। इसको करो तो एक बार ट्राई, इसको करो तो एक बार ट्राई, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम डेबिट ओनली, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्व क्रेडिट में 3 आइटम है तो क्या क्रेडिट से सॉल्व करें, नहीं। 9,000 एम प्लस, 5,500 एम प्लस, 45,000 एम माइनस, 13,000 एम माइनस, 8,000 एम माइनस, क्योंकि डेबिट साइड को हमने अलोकेट कर दिया है एम प्लस, क्रेडिट साइड को अलोकेट कर दिया हमने एम माइनस। तो पहले कुछ भी कर, पहले डेबिट कर, पहले क्रेडिट कर, मिक्स कर, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसा करना है तो भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैलसी है तेरे साथ, कैलसी है तेरे साथ। करो कमान, हरी अप फास्ट। 9,000, 55,000, 45,000, 13,000, 8,000, कमान, डू इट 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 डू इट। एक बच्चे ने जवाब दिया है 51,500, गलत, 51,500 गलत, 51,500 अगर आपका आंसर आया तो आप दरअसल साफ साफ गलत हो, आंसर 51,500 नहीं आता, ये जवाब सही है, माइनस 51,500 आया है, आंसर 51,500 नहीं आया है, आंसर माइनस 51,500 आया है। माइनस बोलेगा कौन, माइनस कौन बोलेगा, अरे बेटा जी, ले मैं कर रहा हूं 9,000 एम प्लस 9,000, मेमोरी इरेज करना मत भूलना, मेमोरी इरेज करने के लिए क्या, 2 बार एमआरसी, एक बार एसी, मेमोरी इरेज एनी कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर में 2 बार एमआरसी से मेमोरी इरेज होता है, कुछ कैलकुलेटर में एसी दबाओ तो मेमोरी इरेज हो जाता है। जानने का तरीका है कि कैलसी की स्क्रीन पे एम तो लिखा हुआ नहीं है, अगर एम हट गया मतलब मेमोरी खाली, अपनी नहीं कैलकुलेटर की। क्या हो जाएगा ये 9,000 एम प्लस, 9,000 एम प्लस, फिर क्या है तेरा 5,500 एम प्लस, मैंने डेबिट वाले ले लिया, क्रेडिट वाले 45,000 एम माइनस, 13,000 एम माइनस यानी 8,000 एम माइनस। मेमोरी रिकॉल ध्यान से देख, 51,500 लिखा हुआ है कि माइनस 51,500 लिखा है, क्या लिखा है, अरे पब्लिक जनता जवाब मांगती है, क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, माइनस, अरे माइनस 51,500 है ना, हाँ या ना जवाब दे, माइनस 51,500 है। सर अकाउंट्स में हम माइनस लिखेंगे क्या, नहीं, माइनस अगर आता है इसका मतलब क्या हुआ होगा, थोड़ा दिमाग लगा, थोड़ा मैथ्स का दिमाग लगा, माइनस आया ना, माइनस आया मतलब तूने एम माइनस ज्यादा किया होगा। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, अगर तेरा आउटपुट फाइनल आंसर जो है वो माइनस आया, इसका मतलब तूने एम माइनस ज्यादा किया होगा। अगर तेरा एम माइनस ज्यादा है मतलब तेरा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, अगर तेरा एम माइनस ज्यादा इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, ये समझ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो तो थम्स अप दे, मेमोरी फंक्शन अच्छे से आना चाहिए समझने के लिए। अगर तू एम माइनस कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तेरा माइनस ज्यादा आया मतलब तेरा एम माइनस ज्यादा हुआ, और एम माइनस ज्यादा हुआ मतलब इट इज क्रेडिट बैलेंस, एम माइनस ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या, इट इज क्रेडिट बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस है तो वो लिखा जाता है डेबिट साइड में, बिकॉज अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, वो क्रेडिट बैलेंस है। बट क्लोजिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, बच्चा जवाब दे, ये 51,000 51, अरे क्या हो गया, हम्म 51,500 हम यहाँ लिखेंगे, वो है क्रेडिट बैलेंस बेटा, वो है क्रेडिट बैलेंस, बट लिखा जाता है डेबिट साइड में बिकॉज अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड ना। माइनस 51,500 मत लिखना, वो माइनस तो हमारा इंडिकेशन है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे, इट्स माइनस दैट मीन्स इज क्रेडिट बैलेंस, इट विल बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंसेस आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड,
आई होप क्लियर है सभी को, आई होप क्लियर है। बट सवाल ये नहीं है कि कैलसी पे अकाउंट कैसे बनता है, सवाल ये है कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। अल्टीमेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो इसका यूजेज है ना, अल्टीमेटली इसका इंपॉर्टेंस तो हमारा यूजेज है, हाँ या ना। इसको यूज करना है तो सिंपल है, ऐसे हर क्वेश्चन में तो इसको यूज कर सकता है जहाँ पे से तेरे को फाइनल अकाउंट बनाना है या इवन बैलेंस पता करना है और तेरे को लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है, नहीं बनाना है मेरे को, तू लेजर से जर्नल से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस भी इस फंक्शन की मदद से कर सकता है। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, हाँ या ना, करे मेरे साथ सॉल्व करे इसको। कैसे करूँगी अब आजा ध्यान दे गलती मत करना, मेरे साथ जुड़े रहना, कनेक्टेड रहना, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा फंक्शन समझा के हो गया, हो सकता है आपने फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर यूट्यूब पे देखा होगा मैं, क्योंकि मैं कट करके यूट्यूब पे डाला है, रेगुलर बैच से कट करके डाला हुआ है, तो हो सकता है आपने फाउंडेशन में रहते हुए में पढ़ा होगा। तो फाउंडेशन में जब भी आपको बैलेंस शीट पार्टनरशिप वगैरह कंसेप्ट में बनानी पड़ती है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आप लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया और फिर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ बोला है, तो वहाँ आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं रिडम्पशन ऑफ शेयर्स को ध्यान में रखते हुए समझा रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स को आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ को भी ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं। फॉर फाउंडेशन, फॉर इंटर बच्चा ध्यान दे, हमने क्वेश्चन पास कर लिया, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी, जर्नल एंट्री सॉल्व कर रखी थी। अब इसको सॉल्व करते वक्त, पास करते वक्त, यू विल हैव टू टेक अ बेस। तेरे पास बैलेंस शीट ऑलरेडी बनी हुई है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, हमारी ऑलरेडी बेस बैलेंस शीट रेडी है ना, हमारी ऑलरेडी बेस बैलेंस शीट रेडी है, तो इसी को बेस बना के हमको आगे सॉल्व करना है। इसी को बेस बना के हमारे को आगे सॉल्व करना है, मतलब क्या है, लाइबिलिटी साइड, स्टार्ट विद लाइबिलिटी साइड, लाइन से शुरू कर। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम क्या है, सबसे पहला आइटम, अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इस मेथड से आप बिना फेल हुए एक बार में बैलेंस शीट टैली कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है, वारंटी भी नहीं बोल रहा, गारंटी है कि आप बिना डिफरेंस के बैलेंस शीट टैली कर सकते हो इफ यू गो विद द मेथड विच आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। क्या करना, स्टार्ट विथ लाइबिलिटी साइड, स्टार्ट विथ लाइबिलिटी साइड। सबसे पहला आइटम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पहला आइटम इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में शेयर कैपिटल, इसका नोट नंबर 1, नोट के बारे में हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 यहाँ बगल में बना लूँ मैं। नोट नंबर 1 के अंदर में क्या क्या है, नीचे आ जा, नोट नंबर 1 में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स है, लिख दे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को बेस बना, आप तू जरा बेस बना, तो कितने इक्विटी शेयर्स है तेरे कैल्सी के अंदर में, 3 लाख है, ले कैल्सी पे लिख 3 लाख, कैल्सी पे लिख 3 लाख। मेरे को बता ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड है मतलब इसको कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कम ऑन हरी अप जवाब दे, इसको बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, चैट में चाहिए मेरे को। डोंट यू थिंक इसको क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको क्रेडिट बैलेंस होगा। कैल्सी पे लिख 3 लाख क्रेडिट करना है, क्रेडिट मतलब क्या, 3 लाख क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या, कैल्सी पे कर फटाफट, मैं नहीं कर रहा, अब आप खुद से करो, कर देता हूँ, एक क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। 3 लाख कैल्सी पे लिख, 3 लाख क्रेडिट यानी एम माइनस, क्रेडिट यानी एम माइनस, दिख भी नहीं रहा है, चलो आप ही करो, क्रेडिट यानी एम माइनस, कर लिया। इसको टिक मार देना, इसको क्या करना है, ऐसा एक छोटू सा हल्का सा प्यारा सा टिक लगा देना, नन्ना सा टिक लगा देना। ये टिक का मतलब क्या है, इसका इफेक्ट हम ले चुके हैं, आगे फायदा समझेगा टिक का क्या है। उसके बाद में यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक खंगालो, इक्विटी शेयर कहीं दिख रहा है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो है 1,50,000, अगेन क्रेडिट है ना, कैल्सी पे लिखो 1,50,000 क्रेडिट, क्रेडिट मतलब एम माइनस, 1,50,000 क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या हो जाएगा एम माइनस। लिखा कैल्सी पे, हाँ या ना, जवाब दे यस और नो। 1,50,000 क्रेडिट, क्रेडिट मतलब एम माइनस, आगे ढूंढ, आगे ढूंढ, और क्या है आगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और आगे कहीं है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल और कहीं नहीं है, कर मेमोरी रिकॉल कर, कितना आया बोल, इक्विटी शेयर कैपिटल और आगे कहीं नहीं है, कर मेमोरी रिकॉल कितना आया बोल, कितना आया, मेमोरी रिकॉल दबाएंगे तो कितना है, 4,50,000 राइट, 4,50,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4,50,000 क्लियर है। अब ये जो 4,50,000 है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, 10 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट अगर ऐसा लिखूँ, ये 4,50,000 को ध्यान में रखते हुए अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख दूँ तो 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 चलेगा, 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ऐसा लिख दूँ तो चलेगा।
समझाया तो फटाफट थम्सअप फेंक के मारो, समझाया तो थम्सअप दो। 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए तेरे 45,000। तू कैलकुलेट भी कर सकता था, बट ठीक है, चलता है हमारा इससे काम। अगला क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स है 2,500, 2.5 लाख। कैलसिपल एक प्रेफरेंस शेयर 2.5 लाख। अगेन डोंट यू थिंक प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट है? क्रेडिट यानी एम माइनस, टिक मार देना। 2.5 लाख एम माइनस। मेमोरी इरेज करना मत भूलना, मेमोरी इरेज करना मत भूलना। कैलसी पे 2 बार एमआरसी, 1 बार एसी, मेमोरी इरेज खाली कर लिया। 2.5 लाख एम माइनस कर लिया, 2.5 लाख एम माइनस, ठीक है। 2.5 लाख एम माइनस, आगे ढूंढ, आगे प्रोसेस कर। 2.5 लाख एम माइनस, आगे प्रोसेस कर। क्वेश्चन में जा, ऊपर में ढूंढ, क्वेश्चन में जाके ऊपर में देख कहीं पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखता है क्या? फर्स्ट एंट्री नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में। डोंट यू थिंक फोर्थ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 2,40,000 से? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 2,40,000 से, तो डेबिट है। डेबिट है मतलब एम प्लस। देखो मैंने टिक मारा, जैसे ही मैंने डेबिट लिखा, आपको नहीं लगता हमने टिक मारा, एक छोटा सा टिक मारा उसको? हमने डेबिट लिख के उसको एक छोटा सा टिक मारा। समझाया तो थम्सअप दे, समझाया तो थम्सअप दे, ठीक है। एम प्लस कर दिया, 2,40,000 एम प्लस, और कहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, कंफ्यूज मत करना, ये कैपिटल है और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। मेमोरी रिकॉल कर। आई थिंक -10,000 आंसर आया होगा। क्या आया होगा आंसर तेरा? -10,000। -10,000 यानी अगेन क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। 10,000 यानी एक शेयर का वैल्यू 100 है, एक शेयर का वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा 100 शेयर्स ऑफ रुपीज, 100 ईच। फुल्ली कॉल्ड अप लिखा हुआ है, पेड अप नहीं, पेड अप तो नहीं था इसलिए तो डिफॉल्ट है ना उस पर। फुल्ली कॉल्ड अप। समझाया तो थम्सअप दे, समझाया तो थम्सअप दे। रेडी, क्लियर है क्या? आगे बढ़ो यहाँ से। अब मेरे को एक चीज़ बता, अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है तेरा बच्चा? अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बोल पट से। ये वाला है अगला अकाउंट। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में कोई चेंजेस नहीं है, मेरे को याद है। एंट्री पढ़ते वक्त मेरे को याद था फाइनल कॉल में कोई चेंज नहीं है, ना पैसे आए ना कुछ किया हमने फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल ऐसा का ऐसा माइनस कर दूँ, 2,000 रुपये यहीं से यहीं ऐसे कैसे माइनस कर दूँ, चलेगा ना? कोई दिक्कत है तो पूछ, नहीं तो जमा है तो थम्सअप दे दे। 2,000 ऐसे कैसे माइनस कर दूँ? 10,000 माइनस 2,000, 8,000 रुपये का ही पेड अप कैपिटल है, 8,000 रुपये का ही पेड अप कैपिटल है। वी आर डन विथ नोट नंबर 1, वी आर डन विथ नोट नंबर 1 अभी के लिए। ऊपर आ जा, तो आपको नहीं लगता हमने ये खत्म कर लिया? वी आर डन विथ दिस। 5,48,000 का इफेक्ट दे दिया हमने। अब हम नोट नंबर 2 का इफेक्ट देंगे। किसका इफेक्ट देंगे बच्चा अभी हम? नोट नंबर 2 मतलब 1,65,000 का इफेक्ट देंगे। बोल हाँ या ना? अब 1,65,000 के लिए हम नोट में आ जाएंगे। 1,65,000 के लिए नोट, नोट क्या है? ये रहा। नोट में सबसे पहला आइटम क्या है? 165 के लिए सबसे पहला आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस है? 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस का 1,50,000 है। अगेन दिस इज क्रेडिट बैलेंस, कैलसिपेलिक क्रेडिट, कैलसिपेलिक 1,50,000 क्रेडिट यानी एम माइनस। मेमोरी इरेज कर रहे हो ना, मेमोरी फंक्शन जम रहा है ना अभी फटाफट। 1,50,000 क्रेडिट एम माइनस। अब ढूंढ या प्रॉफिट एंड लॉस का है, कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस? 1,50,000 एम माइनस किया हुआ है आपने, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट है 10,000 डेबिट एम प्लस, 10,000 डेबिट एम प्लस, 90,000 डेबिट एम प्लस, 90,000 डेबिट एम प्लस, ठीक है। उसके बाद हम अकाउंट बना रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने, और कहीं नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस। मेमोरी रिकॉल कर, कितना आ गया? रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस मेमोरी रिकॉल कितना आया बैलेंस, बोल। मेमोरी रिकॉल बैलेंस कितना है? कमान हरिया फास्ट। 50,000 आया क्या? 50,000 आया क्या बैलेंस? इतना बैलेंस मेंटेन भी करना था हमको पी एंड एल में, ठीक है। आगे बढ़े। अगला अकाउंट क्या है उसके बाद में? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी, इसको टिक मारा नहीं हमने, इसको टिक नहीं मारा, इसको टिक मार ले। 1.5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम, 15,000 कैलसिपेलिक, टिक मार। सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 कैलसिपेलिक, क्रेडिट एम माइनस। मेमोरी इरेज करना, ढूंढ यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम। कहाँ है सिक्योरिटी प्रीमियम? फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। डोंट यू थिंक ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया? 15,000 क्रेडिट एम माइनस कर, 15,000 क्रेडिट एम माइनस। फिर कहाँ है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर क्या हो गया तेरा? 24,000 डेबिट एम प्लस, 24,000 डेबिट एम प्लस हो गया। मेमोरी रिकॉल बैलेंस कितना आया? बोल 6,000 नहीं, -6,000 क्रेडिट में आ जाएगा 6,000। क्लियर है यहाँ तक? समझाया तो हम सब दे। सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 का बैलेंस आ गया है। आगे बढ़ू। नेक्स्ट अगला क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद में, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद में हमारा ये खत्म हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो गया। ट्रेड पेएबल, नेक्स्ट बैलेंस है ट्रेड पेएबल 27,000।
अब देखो ट्रेड पेबल को क्रेडिट बैलेंस है, कैल्सी पे लिख 27,000 क्रेडिट, फटाफट लिख कैल्सी पे 27,000 क्रेडिट। जब मैंने 27,000 क्रेडिट बोला तो दिमाग चलना चाहिए, सर 27,000 क्रेडिट बोल रहे हैं, इसका मतलब 27,000 को यम माइनस करना है। अब ये दिमाग काम करना चाहिए, 27 कैल्सी पे 27,000 क्रेडिट लिख। अरे कैसे लिखेंगे 27,000 क्रेडिट, एम माइनस करके लिखेगा ना। 27,000 क्रेडिट लिखा कैल्सी पे, 27,000 एम माइनस किया, हाँ या ना, हाँ या ना, समझाया तो हम सब दे, हाँ या ना। 27,000 क्रेडिट हो गया तेरा। अब 27,000 के बाद में यहाँ पे ट्रेड पेबल ढूंढ, कहीं है क्या, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स में नहीं है, सेवन्थ में नहीं है, पूरे इसमें ट्रेड पेबल नहीं है। वैसा का वैसा ही आ जाएगा क्या ट्रेड पेबल यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल विद नो चेंजेस, क्या मैं वैसा का वैसा लिख दूँ, चलेगा? तो मज़ा क्या आया कैल्सी पे माइनस करने का, मेरे को पहले ही मालूम था कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मेरे को पहले ही मालूम था इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं डायरेक्ट ट्रेड पेबल लिख देता तो किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए थी क्या? क्या मैं डायरेक्ट ट्रेड पेबल लिख सकता था ना? जैसा अगला वाला, जैसा एक एक एग्जांपल और लेते हैं। एसेट साइड में पीपीई है, मेरे को एक चीज़ बता, पीपीई में कोई भी चेंजेस किया है क्या हमने? पीपीई में कोई भी चेंजेस किया है क्या हमने? पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेके नीचे तक खंगाल लो, पीपीई में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए पूरे। मेरे को याद है ना, एंट्री पास करते वक्त इतना तो ध्यान था ना कि हमने प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट पे कुछ नहीं सोचा है। तो पीपी अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? पीपी अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? यहाँ पे हम एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स पीपीई डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ 6 लाख, किसी को कोई आपत्ति तो बोलो। 6 लाख मैंने डायरेक्ट लिख दिया, किसी को कोई आपत्ति? नो। आगे बढ़ूँ? सर आपने तो ढूंढा ही नहीं इसमें कोई चेंजेस है क्या? अरे है ही नहीं, मालूम है ना। अगला, जैसा अब इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट कैल्सीफाइड डेबिट एम प्लस, और इन्वेस्टमेंट में चेंजेस है, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट हमने बेचा था, इन्वेस्टमेंट हमने बेचा था, ये देख, इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया था कितने में, 50,000 से। तो तूने वहाँ 50,000 डेबिट एम प्लस किया, यहाँ पे 50,000 क्रेडिट एम माइनस कर दे, 50,000 क्रेडिट एम माइनस कर दे, और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेमोरी रिकॉल कर, मेमोरी रिकॉल कर, कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट? डोंट यू थिंक इन्वेस्टमेंट 0/सन्नाटा, 0/सन्नाटा, तो हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे 6 लाख प्लस 0, 6 लाख प्लस 0 कितना हो जाएगा तेरा? 6 लाख प्लस 0, 6 लाख। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोल हाँ या ना। जमता है तो थम्सअप दे दे, जमता है तो थम्सअप दे दे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, पीपीई के बाद में कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब बेसिकली हम इसको बैंक अकाउंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि ये बैंक में ही है, क्योंकि हमने बैंक नाम से एंट्री पास की है। कैल्सी पे लिख 90,000 डेबिट है, या एसेट साइड में लिखा हुआ है तो कैल्सी पे डेबिट लिखना है, कैल्सी पे डेबिट लिखना है। 90,000 डेबिट यानी एम प्लस, लिख फट से 90,000 डेबिट एम प्लस, लिख दिया 90,000 डेबिट एम प्लस। 90,000 डेबिट एम प्लस कर लिया है, कैल्सी पे ढूंढ बैंक अकाउंट, कहाँ है बैंक अकाउंट? ये रहा, मेरे साथ करते जा, टिक लगाना जरूरी है। 90,000 डेबिट एम प्लस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 40,000 डेबिट एम प्लस करते जा, 40,000 डेबिट एम प्लस, 1,65,000 डेबिट एम प्लस, ठीक है, 1,65,000 डेबिट एम प्लस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट 2,64,000 क्रेडिट एम माइनस, बैंक है ना ये, 2,64,000 क्रेडिट एम माइनस। डन यहाँ तक? मेमोरी रिकॉल करो, मेमोरी रिकॉल कितना आ रहा है? मेमोरी रिकॉल और नहीं है ना कहीं भी बैंक का बैलेंस। मेमोरी रिकॉल ये यहाँ लिख देंगे, करंट एसेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना ही है क्या बैलेंस? 31,000। जवाब भी मिल गया मेरे को, 31,000, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आपको नहीं लगता आपने यहाँ से बैलेंस शीट के सारे आइटम उठा लिए, यहाँ से बैलेंस शीट के सारे आइटम उठा लिए, येस और नो? सबके इफेक्ट हमने ये वाली बैलेंस शीट में ले लिए, सबके इफेक्ट हमने ये वाली बैलेंस शीट में ले लिए। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने टिक लगाया था, अब इसमें ना कुछ अनटिक्ड आइटम बचे होंगे, उसको कंसिडर कर लो। कुछ अनटिक्ड आइटम बचे होंगे, जैसा ये देख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है और तुरंत इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो गया, तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया ना, इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया। बोल हाँ या ना, बोल यस और नो। नेक्स्ट टिक 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 टिक, जो अनटिक्ड है वो ढूंढना है। ऐसा 165 पे टिक है, 165 पे टिक है, 165 पे टिक है, 150 पे टिक है, 15 पे टिक है, 90 पे टिक है, बट ये देखिए ये वाला 90 अनटिक है, ये वाला 90 अनटिक है, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इफेक्ट हमने अब तक के लिया नहीं है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है तेरा 30,000, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 90,000। डोंट यू थिंक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 90,000 का इफेक्ट भी हमको लेना पड़ेगा? 90,000 क्रेडिट है, कैल्सी पे लिख 90,000 क्रेडिट है एम माइनस, 90,000 क्रेडिट है, शायद आगे सीआरआर में और कोई चेंजेस हुए होंगे तो 90,000 क्रेडिट एम माइनस। आगे बढ़, आगे बढ़, अगला सीआरआर 90,000 क्रेडिट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ सीआरआर में, तो लाके लिख दूं क्या रिजर्व एंड सरप्लस में? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना लिख देंगे हम? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 90,000, बॉडी में गया था हम सब दे,
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 90,000 लिख देंगे, बॉडी में क्या है तो थम्स अप दे। यस और नो, आगे बढ़ू यहाँ से। नेक्स्ट 90,000 तक हमने लिख दिया। 90,000 के बाद में अब ढूंढ, और अनटिक्ड आइटम क्या है। हम CRR तक आ चुके हैं, हम CRR तक आ चुके हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में 24,000 प्रीमियम और रिडम्पशन यहाँ डेबिट है, 24,000 प्रीमियम और रिडम्पशन यहाँ क्रेडिट है। तो करके देख ले कैलसी पे, 24,000 को M प्लस कर, 24,000 को M माइनस कर, मेमोरी रिकॉल कर, जीरो आता है। क्या मजा आने वाला है, ऐसा M प्लस M माइनस खेलने में कुछ मजा आने वाला है क्या। मैं डायरेक्ट उसको टिक मार दूँ तो चल जाएगा ना, जैसा ये 264 क्रेडिट हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, फिर 264 डेबिट हो गया, तो इसका इफेक्ट तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जीरो ही आने वाला है ना। अगर मैंने अकाउंट भी बना लिया तो बैलेंसिंग फिगर तो जीरो ही बचेंगी ना। समझाए तो थम्स अप दे, समझाए तो थम्स अप दे। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस करेंगे क्या। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस आ गया 4,58,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस आ गया 4,58,000। ये प्रेफरेंस शेयर नहीं, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस है 458। इसको हम ले लेंगे बैलेंस शीट में 4,58,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस निकालो, रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस है 146। रिजर्व्स एंड सरप्लस 146, टोटल आउटर कॉलम में ले जाओ 6,04,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड की टोटल, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड की टोटल। मैंने आपको शुरुआत होते वक्त बोला था आप कुछ भी कर लो, आपके क्वेश्चन को टैली होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। साक्षात अगर देव भी ऊपर से नीचे आते और बोलते कि मैं तेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होने दूंगा, तो भी ऐसा नहीं होगा अगर आप M प्लस M माइनस और टिक फंक्शन वापरते हो। मैंने सिर्फ M प्लस M माइनस नहीं वापरा बच्चा, क्या हमने सिर्फ M प्लस M माइनस वापरा कि M प्लस M माइनस विद टिक फंक्शन वापरा। हमने टिक टिक घोड़े लगाए ना। समझ में आया तो थम्स अप दे। अरे ये इंटरेस्ट तुम्हारा ज़्यादा रहता, कितने मार्क के लिए आता ये क्वेश्चन। पहली बार सॉल्व कर रहे थे तो टाइम लगा, आप खुद से करोगे आपको समझेगा फटाफट सॉल्व होता है। खुद से करोगे तो समझ में आएगा कि फटाफट सॉल्व होता है। प्रैक्टिस लगती थोड़ी, करवाऊंगा ना, अरे बहुत है। रिडम्पशन है, बोनस शेयर्स में भी हम यही करने वाले, बोनस राइट में भी करेंगे। अच्छा इजी है सर इसलिए पूछ रहा हूँ, इजी है इसलिए पूछ रहा हूँ। किस्मत अच्छी रही तो 4 मार्क से लेके 8-12 मार्क तक के पूछते हैं ये क्वेश्चन। इसकी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ सकती है, जैसा आपके चैप्टर के आपके सिलेबस के अंदर में रिडम्पशन है, बोनस है और राइट इशू है, तो तीनों मिला के एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे इन चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ आपका इंडेक्स दिखा देता हूँ मैं आपको। आपके जो सिलेबस के अंदर में चैप्टर्स है, शेयर से रिलेटेड चैप्टर में बता रहा हूँ। शेयर से रिलेटेड चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो क्या है, बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये 3 मिला के, और साथ साथ में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है। अगर हम जर्नल एंट्री के चैप्टर्स की बात करें, जर्नल एंट्री के चैप्टर की अगर हम बात करें, तो आपको नहीं लगता बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ हद तक राइट इशू, डिबेंचर, तो ये 3 मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है, 3 मिला के एक क्वेश्चन बनता है। तो 12 मार्क तक के, फिर 16-16 मार्क का भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ लेती। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है आसान, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाता है फिर 3 चैप्टर मिला के आ गया तो। समझा है क्या। हमारा पहला टारगेट ये 3 चैप्टर ही है, 3 चैप्टर लिया तो मॉड्यूल 2 तो आधी खत्म हो जाती है ना। चलो कोई बात नहीं, समझाए, आगे बढ़ो यहाँ से। ये हो गया ना हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वी आर डन विथ, इसका आधा चैप्टर करवाया हूँ मैंने एक्चुअली, मैं आपको बता देता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में 3 चीज़ है। एक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है, ये हम कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इसके अलावा सम एडजस्टमेंट्स है, कुछ एडजस्टमेंट है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, मैनेजियल रेमुनरेशन, डिविडेंड, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट है, हम ये अलग पढ़ेंगे। मैंने वो चैप्टर को तोड़ दिया हिस्सों में, ये अलग कर दिया मैंने। और एक रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे 3 पार्ट है। तो इसमें से अभी कायदे से मैंने एक ही पढ़ा है, अभी बाकी ये चैप्टर हमारा मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है मॉड्यूल के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो वहाँ एक ही चैप्टर है, मैंने उसको 3 चैप्टर में डिवाइड किया। समझा क्या, क्या बोला, समझा क्या बोला सर, ये तो मॉड्यूल में है ही नहीं, जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो ऐसा मत करना, ये मॉड्यूल में नहीं है वो उसमें है। मैंने उसको अलग किया है, मैंने अलग किया है, ठीक है, बाद में देखेंगे, करते करते रहेंगे तब उसमें आ जाएंगे। अभी तक समझा क्या क्या किया हमने। छाप लो इसको, छाप लो इसको। प्रॉब्लम नंबर 9 की बैलेंस शीट, कमन हरी फास्ट छापो।
जर्नल एंट्री भी लिखना बाकी है क्या? जर्नल एंट्री भी लिखना बाकी है? ले जर्नल लिख ले कुछ। जर्नल लिख ले। वर्किंग नोट बना लिए थे, हाँ वर्किंग नोट बनाए थे, जर्नल बाकी है। मैंने बोला था मेरे साथ मत करो। हाँ लिख ले, जर्नल लिख ले। जब नीचे करना है तो सर नेक्स्ट करके लिख देना चैट में, नीचे करना रहेगा तो नेक्स्ट करके लिख देना चैट में, दिखा दूंगा नीचे का भी। बेटा हो गया क्या फर्स्ट पार्ट लिख के? डन विद द फर्स्ट पार्ट, हाँ या ना? करूँ नीचे करूँ? बचा हुआ जर्नल एंट्री लिख लो, फिर बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। थोड़ा फास्ट लिखो और नेक्स्ट लिखते जाओ, मैं वेट कर रहा था आपके मैसेज का।
हाँ जी, बैलेंस शीट बना लो फटाफट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बन जाए तो आवाज़ करना। हो गया है क्या? चलिए, आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट टाइम टू राइट। अब प्रॉब्लम नंबर 8 की बैलेंस शीट होमवर्क दूँ? करके लाओगे खुद से ट्राई? प्रॉब्लम नंबर 8 का बैलेंस शीट होमवर्क है, करके लाइएगा खुद से। प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाइए। प्रॉब्लम नंबर 9, 9 हो गया सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 10 पे आ जाइए। ये प्रॉब्लम नंबर 10 है अगेन। The balance sheet of XN Limited as on 31st March 2003 is given as follows: shareholders share capital, reserves and surplus, trade payable, PPE, non-current, cash and cash equivalent। जैसा अभी हम देख रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है। The share capital of the company consists of 50,000 equity shares of 5,25,000 shares and 100 each preference shares 65,000 issued on this date, and reserves and surplus पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं बेसिकली वो बोल के आ रहा है, इसका ब्रेकअप दिया है उसने कि ये जो 2,90,000 है, इसमें से 2,25,000 के इक्विटी शेयर है और 65,000 के प्रेफरेंस शेयर है। अगर इन दोनों की टोटल मारोगे आप तो बराबर 2,90,000 आता है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यानी इन्होंने नोट देने की जगह स्टेटमेंट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दिया है। समझाए तो थम्स अप दे, समझाए तो थम्स अप दे।
and in order to facilitate the redemption of preference shares are to be redeemed at 10%, प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है इसको 10% प्रीमियम पे हम रीपे कर रहे हैं. द कंपनी डिसाइडेड टू सेल इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 12,000. बैंक बैलेंस है. अभी वाले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट में 50,000 रुपये छोड़े थे. अभी यहाँ बैंक में हमको 12,000 रुपये छोड़ना है. मतलब क्या, आपके पास में 31,000 रुपये. अभी कितने रुपए तेरे पास में? 31,000. इसमें से 12,000 रुपये रख दे तो तेरे पास पैसा कितना हो जाएगा? 31,000 में से 12,000 रुपये अगर रख दिया तो पैसा कितना होगा? जवाब दे. 31 में से 12 अलग कर तो 31,000 में से 12,000 अलग किया तो ये हो गया तेरा 19,000. ये क्या हो गया तेरा? 19,000. ये समझाया तो हम सब दे. तेरे पास बैंक का बैलेंस 19,000 है. तेरे पास बैंक का बैलेंस 19,000 है. बट तेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है? जवाब दे. 65,000 नहीं देना है हमारे को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 65,000 प्लस 10%, यानी टोटल पैसा कितना देना है? 65,000 प्लस 10%, यानी कितना पैसा पे करेंगे? कर तो 65,000 प्लस 10% हमारे को 71,500 देना है. बॉडी में क्या है तो हम सब दे. टोटल 71,500 देना है. बैंक का बैलेंस मैं वर्क लिखता हूँ. 1 मिनट मैं लिख के समझाता हूँ तेरे को. लिख के समझाता हूँ. देख, सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. अच्छा, नंबर ऑफ शेयर का एक फॉर्मूला तुम्हारे को याद होगा. अगर नंबर ऑफ शेयर का एक फॉर्मूला जो अभी हमने वापरा वो क्या वापरा था? नंबर ऑफ शेयर के लिए कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश नंबर ऑफ शेयर रिडीमेबल वैल्यू माइनस CRR. मैं बता, यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा क्या? रिडीमेबल वैल्यू माइनस CRR लगेगा कि हमको बैंक को बेस बनाने बोला है उसने? रिडीमेबल वैल्यू माइनस CRR वाला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा लगाना पड़ेगा? बैंक को बेस बनाने बोला है इसने, P&L नहीं. पिछले क्वेश्चन में P&L बेस था, यहाँ बैंक बेस है. तो बैंक बेस है मतलब जितना पैसा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो गया जिंदगी में? अब पैसा. तो अब पैसे की अगर हम बात करते हैं तो पैसे में अब हम तोलेंगे. अवेलेबल बैंक बैलेंस कितना है तेरा? अवेलेबल बैंक बैलेंस, अवेलेबल बैंक बैलेंस बच्चा बोल. अवेलेबल बैंक बैलेंस इज 31,000. ठीक है, 31,000 का अवेलेबल बैंक बैलेंस है. अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपको नहीं लगता 15,000 रुपये और आ जाएंगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से 15,000 रुपये आ जाएंगे. अब ये पूरे 15 ऐड होंगे. वो पिछले क्वेश्चन जैसा मत करना अब, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ. ये अल्टीमेटली बैंक अकाउंट है ना, प्लस माइनस में बना रहा हूँ बट है तो बैंक अकाउंट. समझाए तो हम सब दे. तेरे पास 31,000 का बैलेंस है. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से 15,000 रुपये और आ गए तो तेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ गया ना. तेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया बोल? तेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 46,000. अब वो 46,000 में से क्या बोल रहा है? 46,000 में से वी वांट टू सेट असाइड 12,000. 46,000 में से 12,000 सेट असाइड कर देंगे. 46,000 में से 12,000 सेट असाइड कर देंगे तो यहाँ से कर दे लेस सेट असाइड. 12,000 हमने सेट असाइड कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 12,000 में से सेट असाइड कर लिया 34,000. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया भाई. नेट बैंक बैलेंस आ गया हमारे को. क्या मिल गया यहाँ पे? नेट बैंक बैलेंस. भाई नेट बैंक बैलेंस इतना है. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़े. अमाउंट रिक्वायर्ड. अब क्या लेंगे हम? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर प्रेफरेंस. प्रेफरेंस के लिए कितना अमाउंट चाहिए हमारे को? प्रेफरेंस के लिए कितना अमाउंट चाहिए? प्रेफरेंस शेयर है 65,000 है ना. 65,000 प्लस 10% प्रीमियम, यानी कितना पे करना है हमारे को? 71,500. बराबर है. इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ. 34,000 रुपये है. 31,500 देना है तो हमारे को फ्रेश इशू से कितना लाना पड़ेगा? जवाब दे. फ्रेश इशू से कितना लाना पड़ेगा? बी माइनस ए कर तो 71,500 माइनस 34,000. कितना पैसा लाना पड़ेगा हमारे को? 37,500. समझाया तो एक बार थम्स अप दे दे. समझाया तो एक बार थम्स अप दे दे. ये रुपीज़ हुआ. अब मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए. अब मेरे को नंबर ऑफ शेयर चाहिए. अब यहाँ पे अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस करूँ कि डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करूँ? जवाब दे. नंबर ऑफ शेयर्स में फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस करूँ कि इशू प्राइस करूँ? क्योंकि दो शेयर्स वेर इशूड एट 10 ईच. अगर देखा जाए तो इसकी फेस वैल्यू 50 है. ऊपर से हिंट लेना पड़ेगा. 50 फेस वैल्यू और इशू प्राइस 60 है.
बेटा भावनाओं में बह के फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लेस से डिवाइड मत करना। क्यों? क्योंकि सीआरआर बेस नहीं है, सीआरआर नहीं निकाला आपने, आपने सीआरआर को बेस नहीं लिया हुआ है, रिडीमेबल वैल्यू माइनस सीआरआर नहीं किया, ये अलग है, ये बैंक को बैलेंस को बेस बना हुआ है। तो ये डिवाइडेड बाय एक्सीडेंट पॉइंट है, ये डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होगा, ये डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होगा। समझा है तो थम्स अप दे, समझा है तो थम्स अप दे। अब तक हम पीएनएल को बेस बना के कर रहे थे, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ डाला तो बच्चे घबरा गए, वहाँ पे डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करके आ गए, की है गड़बड़। ये एक्चुअली होना चाहिए आपका 37500 डिवाइडेड बाय 60, कितना आता है आंसर? 37500 डिवाइडेड बाय 60, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं? ये आते हैं आपके 625 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 50 है और इशू प्राइस जो है वो 60 है। फेस वैल्यू 50 और इशू प्राइस 60 है। बॉडी में गया है तो थम्स अप दो, बॉडी में गया है तो थम्स अप दो। अब तो बाकी क्वेश्चन इजी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। होमवर्क दो बाकी, होमवर्क दो बाकी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना मत, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक बार मेरी मदद के बगैर एक बार आप ट्राई करोगे घर पे, इसलिए सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लो ये वर्किंग नोट का। मेरी मदद के बगैर एक बार आप ये वर्किंग नोट बना के देखना, फिर चेक करना आपने सही बनाया गलत बनाया, और फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 की बैलेंस शीट, प्रॉब्लम नंबर 10 फुल होमवर्क, ठीक है। 11 पे आ जाओ, ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ठीक है। 11 पे आ जाओ। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, जिसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, P&L। ऑन 1st January बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम यूटिलाइजिंग द रिजर्व, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्री। इसको भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, एक बार आप खुद से करके लाओ, हम कल बात करेंगे, सिर्फ जर्नल एंट्री बनाने बोला है। C Limited 3000 redeemable preference shares redeemed at a premium. It decided to issue this. The issue was fully subscribed and amount paid. अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हम फार्मूले में डालते थे, कौन से, ये वाले फार्मूले में डालते थे, यहाँ लिख देता हूँ ना, नए से लिख देता हूँ ये वाला फार्मूला, प्रॉब्लम नंबर 12। हाँ, हमारा एक फार्मूला था ना, रिडीमेबल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू इज इक्वल टू CRR। याद है क्या ये फार्मूला? ये फार्मूला हम भर भर के बार बार वापरते हैं। मेरे को बताओ, रिडीमेबल वैल्यू के लिए हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लेते थे, ठीक है। रिडीमेबल वैल्यू के लिए हम यहाँ प्रेफरेंस शेयर लेते थे। फ्रेश इशू काय काय का अलाउड होगा आपको? क्या लगता है आपको फ्रेश इशू काय काय का अलाउड होगा आपको? सोच समझ के जवाब देना। डेथ इक्विटी रेशो का लॉजिक याद रखना। फ्रेश इशू काय काय का अलाउड रहेगा? फ्रेश इशू क्या इक्विटी का अलाउड रहेगा क्या हमको? हाँ रहेगा सर। फ्रेश इशू क्या प्रेफरेंस का अलाउड रहेगा? हाँ रहेगा सर। बट क्या फ्रेश इशू डिबेंचर्स का अलाउड रहेगा क्या? फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर्स डिडक्ट करना अलाउड रहेगा क्या? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि अगर आप प्रेफरेंस की जगह डिबेंचर डाल दोगे तो डेथ इक्विटी रेशो खराब हो जाएगा ना। प्रेफरेंस की जगह अगर आप डिबेंचर डाल दोगे तो डेथ इक्विटी रेशो खराब होगा कि नहीं होगा? जैसा आपका इक्विटी है 2 लाख, आपका प्रेफरेंस है 1 लाख, और आपके जो डेट्स है वो है 6 लाख, तो आपको अब ये तो ओरली समझ में आता है डेथ इक्विटी रेशो 2:1 है। बट अगर मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे और मैं डिबेंचर्स इशू कर दूंगा 1 लाख के, तो अब मेरा डेथ इक्विटी रेशो क्या बन जाएगा? 7 डिवाइडेड बाई 2, 3.5, जो कि खराब है ना। तो क्या डिबेंचर्स यहाँ अलाउड है कि नहीं है? जवाब दे, डिबेंचर्स यहाँ अलाउड है या नहीं है? जवाब दे, कम ऑन, यस और नो। डिबेंचर्स अलाउड है या नहीं है? समझाया तो थम्स अप दे। डिबेंचर यहाँ अलाउड नहीं है, डिबेंचर्स यहाँ अलाउड नहीं है। और यही इस क्वेश्चन नंबर 2 में हिंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? वी हैव इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स, वी हैव इशू 1,000 4% डिबेंचर। इसकी एंट्री पास होंगी, इसकी एंट्री पास होंगी, बट CRR के कैलकुलेशन में नहीं लेंगे हम। इसकी एंट्री पास होंगी बट CRR के कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। मैंने क्वेश्चन समझा दिया। होमवर्क दूँ ये भी, होमवर्क दूँ ये भी। अब प्रॉब्लम नंबर 13 कुछ भी बताए बगैर होमवर्क, और प्रॉब्लम नंबर 14 भी कुछ भी हिंट दिए बगैर होमवर्क। खुद से सोचो। 2 क्वेश्चन अब आप खुद से सोचेंगे पूरा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए होमवर्क के लिए, और 2 क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा,
कल ये चैप्टर खत्म। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैंने बोला ना कल मैं क्लास में टाइम दूँ, उससे अच्छा आप घर से करके आना। वेलकम टू सी ए इंटर, ठीक है। चलिए आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं हम, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। डू यू हैव एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? नोट्स अभी मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ, लाइन पर रहना, ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ नोट्स की मैं। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर।